बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी इंतहाई अहम है। स्टोरी ने कल से एक बहुत ही तहलका मचाया हुआ है और वो स्टोरी ये है कि इसराइली कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस। उसने जनाब वो सॉफ्टवेयर कोई तकरीबन 12-13 मुल्कों के पास है और उससे बहुत सारे लोगों के फ़ोन हैक किए गए। इस तरीके से उनकी रैकी की गई, इस तरीके से उनके डाटा तक एक्सेस रसाई हासिल की गई। और मैं अब कल से, और उसमें ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जनाब बताया, उसमें सहाफ़ी भी हैं, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, उसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों के जजेस भी हैं, उसमें इंसानी हुकूक के कारकुनान भी हैं और उसमें जनाब इमरान खान साहब भी हैं। ठीक हो गया ना। उसमें राहुल गांधी साहब का नाम भी आया। उसमें उनका यानी कि वो जो सहाफ़ी थे जिनको तुर्की में सऊदी अरब के सफारत खाने में जमाल खशोगी साहब, उनको कत्ल किया गया। उनकी जो दो के मंगेतर या बाकी कोई लड़की थी, उनके भी वो साथ वो थे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये किन किन के पास एक्सेस है, पहले तो ये, फिर उसके बाद जनाब, अच्छा मैंने इससे रिलेट किया। वो आपको याद होगा कि जब जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का फ़ोन रिकॉर्ड हुआ और वो फ़ोन रिकॉर्डिंग का जिक्र किया अल्लाह बख्शे मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने BBC को इंटरव्यू देते हुए, फिर मुशाहिदुल्लाह खान साहब कैसे फारिग हो गए थे, ये इसको मिलाना है ज़रा, ये कड़ियाँ ज़रा मिलानी है। ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो ये किन किन के पास, ये सऊदी अरब के पास भी ये सॉफ्टवेयर है, ये UAE के पास भी है, ये इंडिया के पास भी, और भी मुतादिद ममालिक है। ये 1 दर्जन के करीब को ममालिक हैं जिनके पास है। तो इसका मतलब ये है कि जमाल खशोगी की, उनकी मंगेतर या बाकी कोई लड़की, उनका अगर वो 2 लड़कियों के हुए हैं तो फिर डेफिनेटली किसने किया होगा आपको पता है। अगर इंडिया में है तो किसने किया होगा। खान साहब का अगर मोबाइल इस तरीके से हैक हुआ या कोई पुराने 1-2 नंबर और नया नंबर और इस तरीके से आया। और जनाब बहुत सारे ज़राए आप बता रहे हैं कि इसमें जनरल बाजवा साहब के भी नंबर, अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई उनको ये शक था। ज़ाहिर है जो इतना बड़ा वो था और उनको अगर शक था, और वो कहते हैं कि उनको शक था कि यही नंबर हैं उनके, ये अभी तक नहीं कन्फर्म हुआ, लेकिन अगर उनको शक था और उन्होंने हैक किया और एक दफ़ा हैक करने के बाद उन्होंने देख लिया कि ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं या ये डाटा है ये इस तरीके से, और उनको पता चला कि ये तो उन्हीं का ही है वाकई, वो तो 2 मिनट में पता चल जाता है ना। एक डाटा आपके सामने आए तो 2 मिनट में पता चल जाता है कि इसका फ़ोन हो सकता है किस बड़ी शख्सियत का। तो अगर वही था तो खुदा न खास्ता तो फिर उनका भी हुआ है। तो कह रहे बहुत सारे लोग, ये सेठी साहब भी कह रहे हैं कि मेरी चिड़िया के ज़राए भी ये बता रहे हैं कि बाजवा साहब का भी फ़ोन इस तरह से हैक हुआ है। अच्छा, ये बहुत ही एक अफसोसनाक है कि जिनके भी, और दूसरा अफसोसनाक ये है कि मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि वो सहाफ़ी या वो वकला जो इंसानी हुकूक की तंजीमों के साथ रिलेटेड हैं या जो इंसानी हुकूक पर बातें कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या इंसानी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, वो इसमें ख़ास तौर पे टारगेट किए गए हैं। अब मैं कुर्बान जाऊं, मैं कहती, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी और फ्रांस के एक कोई कंपनी या सॉफ्टवेयर ने भी, उन्होंने मिलकर यह तहकीक की है, जिसमें बाकी फिर तहकीक का दायरा वसी हुआ तो गार्डियन भी शामिल और बाकी भी इस तरीके से। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इंसानी हुकूक की किस कदर रह गई है, किस हवाले से कदर रह गई है कि अगर कोई इंसानी हुकूक की आवाज़ उठाता है तो उसके फ़ोन हैक कर दिए जाते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसका, मुझे याद है, अच्छा ये कोई नया मामला नहीं है, मामला इसलिए नया है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही एक वसी पैमाने पर इस तरीके से हैकिंग हुई है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, इससे पहले CIA के हवाले से भी ये खबरें आती रही हैं, इससे पहले बहुत सारे और भी ताकतवर कोई रशियन एजेंसीज पे भी इस तरह की हैकिंग की इल्ज़ामात लगते रहे हैं बहुत सारे मुल्कों के अंदर भी। यानी ये एक तो होता है ना इंटर कंट्री या इंटर स्टेट, नहीं इंट्रा स्टेट भी, एक मुल्क के रियासत के अंदर भी बहुत सारी दफ़ा सहाफ़ियों के फ़ोन टेप नहीं होते। आप ख़ुद बता दें, बहुत सारे, वो ज़रा ये वज़ीर आला पंजाब एक्स वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन टेप नहीं हुआ था। अब आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब जो इस वक्त सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म हैं, इनका PTV वाले हमले वाले उसमें फ़ोन टेप नहीं हुआ था, ये फिर उसके बाद सामने भी आई थी वो रिकॉर्डिंग। ठीक हो गया ना। इसी तरह से एक रिकॉर्डिंग का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, और वो रिकॉर्डिंग थी जनाब अपना ISI के एक्स चीफ जनरल ज़हीरुल इस्लाम की,
और वो रिकॉर्डिंग तब सामने आई कि जब हमने देखा कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने एक धमाकेदार एंट्री और धमाकेदार स्टोरी की, और वो जनाब इंटरव्यू दिया उन्होंने, अल्लाह बख्शे उनको, BBC को और BBC उर्दू को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब ये धरना हुआ और धरने की जो साजिशें और सारा कुछ, अब वो वक्त के साथ साथ ना विद द पैसेज ऑफ टाइम तो खुल के आ रही हैं ना सारी चीज़ें। वो कहते हैं कि जब धरने की साजिशें सामने आई तो धरना तो हुआ ना, 14 अगस्त से शुरू हुआ। कहते हैं कि 28 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रहील शरीफ साहब को, उस वक़्त के आर्मी चीफ को बुलाया और उनको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग थी, और वो थी उस वक़्त के ISI चीफ के जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब की, ठीक है ना, मुबैना तौर पे, ठीक, चलो हम यूँ कह लेते हैं। तो अब उसके बाद वो कहते हैं कि अपना ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा, आप देख भी सकते हैं, आप भी मौजूद हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद जो है ना उसी वक्त वज़ीर आज़म साहब ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने बुलाया उनको और दिखाई और ये सुनाई, उसी वो तो हैरान परेशान रह गए। अच्छा, दो तरीक़ों से हैरान परेशान हो सकते हैं, एक तो ये कि यार वाकई ये तो बहुत बड़ा मंसूबा। अच्छा, उस मंसूबे में ना सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं था काम, उस मंसूबे में जनरल रहील शरीफ साहब के खिलाफ भी काम उतारना था। जी हाँ, ये ऐसा भी होता है भाई, ठीक हो गया ना। अब उसके बाद जनाब वो फिर उन्होंने उसी वक्त बैठे बैठे कहते हैं कि बुला लिया, उन्होंने कहा ज़हीरुल इस्लाम साहब को बुलाया कि जनाब इधर आएँ, तो रहील शरीफ साहब ने बुलाया, ज़ाहिर वो आर्मी चीफ थे, तो वो फिर जो है उन्होंने बुलाया और वो ऑडियो उनको सुनाई। उन्होंने कहा कि ये आपकी आवाज़ है, उन्हें वो मान गया कि जी मेरी आवाज़ है। तो फिर उसके बाद उन्होंने गालिबन गुस्से में या जिस तरीके से उनका यहाँ से चले जाने को कहा। बाद में फिर आपको पता है ज़हीरुल इस्लाम साहब फारिग भी हो गए। अच्छा, खैर, नवाज शरीफ साहब ने उनको बताया, और ये साजिश ये थी, मंसूबा ये था कि जनाब के इस तरीके से जो है ना किसी तरीके से नवाज शरीफ की और रहील शरीफ की बहुत ही खटमट कर दी जाए, बहुत ही इनके ताल्लुकात गड़बड़ कर दिए जाएं, और किसी तरीके से नवाज शरीफ को मजबूर किया जाए कि वो रहील शरीफ के ख़िलाफ़ एक एक्शन लें, उसी तरह जिस तरह से मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लिया था, ठीक है, मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़, तो उस तरह से जनरल रहील शरीफ के ख़िलाफ़ भी एक्शन लें, इस दौरान वज़ीर आज़म हाउस पर हम कब्ज़ा कर लें। तो ये एक सूरत हाल थी कि वो दोनों के खिलाफ एक साजिश थी। तो यहाँ फ़ोन तो, अच्छा, ये फ़ोन किसने, मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने क्या बताया, ये फ़ोन जनाब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, IB ने रिकॉर्ड किया था। और ज़ाहिर है जब IB ने रिकॉर्ड किया तो कहते हैं कि रहील शरीफ साहब परेशान तो दो तरह से हो गए, एक तो ये कि ये साजिश उनके भी खिलाफ बुनी गई थी, और दूसरा ये भी वो सारे के सारे हैरान रह गए वो उनके साथ कि भाई IB के पास भी इतना सिस्टम आ गया है कि वो ISI के चीफ का फ़ोन रिकॉर्ड कर दे। उस वक्त से लेकर आज तक वो जनाब इन दोनों में खटमट है, दोनों एजेंसियों में बहुत ही गड़बड़ है। जब ये मुख्तलिफ लोग हमसे भी मिलते हैं तो ये बहुत सारी अंदर की बातें वो तो यहाँ हम शेयर नहीं कर सकते। इस तरीके से जनाब वो बताते हैं कि जनाब वो किस तरीके से गड़बड़ है इन दोनों एजेंसियों में, किस तरीके से एक दूसरे के यूँ समझ लें कि कन्फ्रंट करती हैं अपना गैर रिवायती तौर पे, या आप इनफॉर्मल कह लें, उस हवाले से फार्मल तो नहीं हो सकता ज़ाहिर है। वो उस वक़्त वो कह रहे थे कि जनाब अच्छा नवाज शरीफ साहब ने इनको भी इतना पावरफुल कर दिया है, इनकी जुर्रत इनकी ऐसी की तैसी कि ये ऐसे फ़ोन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसी कॉलें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब खान साहब आए तो खान साहब को भी पता चल गया, खान साहब ने भी वही कॉलें रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दी और उसी एजेंसी से रिकॉर्ड करवाने शुरू। कभी वो चाहे आतिफ मुबैना तौर पर आतिफ खान साहब की कॉल हो, वो जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है, जिस तरह से ज़राए बता रहे थे कि जब वो शहराम तरकाई की कॉलें हों, जहांगीर तरीन साहब की मुबैना तौर पे कॉलें हों, या किसी और की हों कि आप इधर उधर गए क्यों हो, आप फलां से मिले क्यों हो आपको, तो वो बता सब वही एजेंसी रही है, सिविलियन एजेंसी, कि जिस एजेंसी ने ज़हीरुल इस्लाम साहब का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करके। लेकिन एक बात बहुत ही अहम है कि उस वक़्त जैसे मुशाहिदुल्लाह खान साहब को फारिग कर दिया गया था, आज जब हम ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं ना, मुझे बहुत कदर है परवेज़ रशीद साहब की, लेकिन बाद में उनके अपने साथ भी डान लीग में वही हुआ जो उन्होंने जनाब वहाँ पे मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साथ जिस तरीके से, और जनाब वो परवेज़ रशीद साहब ने बाकायदा उस वक्त वो वज़ीर इत्तलाआत थे ज़ाहिर है, तो उस वक्त जनाब वो आके तो जिस तरीके से किया कि जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, उनके रिकॉर्ड पे हैं स्टेटमेंट, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया और ऐसी कोई बात नहीं है और ये है वो सारा कुछ उस तरीके से। तो यही होते हैं सूरत हाल, कैसे मकाफात अमल आता है, किस तरीके से सूरत हाल सामने आती है, बस ये वाली सूरत हाल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।